हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे डिराइव द मार्क्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक नए डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेशंस और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेशन में हमको पढ़ना है ओम्स लॉ का डेरिवेशन। तो ओम्स लॉ के डेरिवेशन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले हमको कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सुनिए ध्यान से। हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है। क्या है बेटा? एक कंडक्टर इस प्रकार से, दिस इज अवर कंडक्टर। और हमने कंडक्टर में अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है ना? नो बैटरी, नो बैटरी, कोई बैटरी नहीं लगाई है। इसका मतलब कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। लेकिन उसके बावजूद कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका मोशन होते रहता है, उनका मोशन होते रहता है। और ये रैंडम मोशन होता है। कैसा होता है? रैंडम मोशन। ऑल राइट, इसकी अगर अपन बात समझें तो दिस मोशन इज रैंडम मोशन, दिस मोशन इज रैंडम मोशन। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बैटरी नहीं है, इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन चल क्यों रहे हैं? वो चल रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, है ना? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना? हमने इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखा है। काय पे रखा है? रूम टेम्परेचर पे। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्जर्व करो ना, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर गया फिर इधर गया। एक्चुअली यहां पे कोलिजन्स भी होते हैं। यहां पर क्या भी होते हैं? कोलिजन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, टकरा के इधर गया, फिर टकरा के इधर आया, फिर टकरा के इधर गया, फिर टकरा के इधर आया, फिर टकरा के वापस वहीं आ गया। समझ रहे हो बात को? जहां था वहीं आ गया, टकरा टकरा के। कोलिजन्स हो रहे हैं यहां पे। तो हम यहां पर एक बात समझ सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। ऑलराइट, ये बात कब की है बेटा? जब हमने कंडक्टर में कोई बैटरी नहीं लगाई है और हमने कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखा है। काय पर रखा है? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर होने के बावजूद और बैटरी ना लगने के बावजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी है। और यहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इलेक्ट्रॉन का? जीरो। कोलिजन्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि करंट कितना हुआ? करंट कितना हुआ? करंट जीरो हुआ। इतना क्लियर है बेटा? अब बात ध्यान से समझो। कंडीशन तब इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें। ये हमारा कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया? हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये V हो गया, ये जीरो हो गया। इट इज हायर पोटेंशियल, इट इज लोअर पोटेंशियल। अब ध्यान से समझे कि अब क्या होगा। अगर आप अब किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्जर्व करो तो कोलिजन्स तो अभी भी होंगे, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगी। तो इसका मतलब कोलिजन्स तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन एक नई फोर्स और आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन पर कहां लग रही है? इधर। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम ऑब्जर्व करें तो अब इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा?
मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, कोलिजन अभी भी हो रहे हैं, इधर जा रहा है, फिर टकरा के इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर टकरा के इधर जा रहा है, फिर टकरा के इधर आ रहा है। समझ रहे हैं बात? तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है यानी कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली टकराने के बावजूद आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ाने का काम अल्टीमेटली कर कौन रहा है? हमारी लगाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने लगाया है बैटरी की मदद से। क्लियर? तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है और इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। ऑलराइट, तो हम बोलते हैं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन आगे ड्रिफ्ट हो गया, आगे बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो नहीं है, तो इस केस में करंट भी जीरो नहीं होगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में और कोलिजन्स के बावजूद आगे बढ़ते हैं। इतना ठीक है। अब हमको यह समझना है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से ओम्स लॉ कैसे डिराइव करें। समझते हैं बात, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलिजन कर रहा है ना। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज वी हैव अ इलेक्ट्रॉन, है ना। इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फोर्स कितनी लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस पर फोर्स इधर लग रही है। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, या फिर हम बोले एक्सेलरेशन कितना होगा? ई फोर्स अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम। हमने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जबकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इधर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं लेकिन एक फोर्स लग रही है जिसके कारण वो आगे चल रहे हैं। मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेट u1 वेक्टर बी द थर्मल वेलोसिटी। लेट u1 बी द थर्मल वेलोसिटी। मान लो कि u1 जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है? थर्मल वेलोसिटी है। एंड लेट τ1 बी द टाइम। लेट τ1 बी द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। लेट τ1 बी द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कितना है? t1। और इन्हीं दो कोलिजन, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने एक कोलिजन कर लिया है, एक कोलिजन कर लिया है और इसकी स्पीड मान लीजिए कितनी है? u1 वेक्टर है। सपोज कितनी है? u1 वेक्टर। जब ये अगला कोलिजन करने जाएगा, तो उस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट गेन कर लेगा, है ना। जब ये दूसरा कोलिजन करने जाएगा कितना टाइम लगाएगा? τ1 टाइम लगाएगा। दो कोलिजन के बीच का टाइम कितना है? τ1। और इस τ1 टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट गेन कर लेगा। तो कंपोनेंट कितना गेन करेगा? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेन्ड कितना होगा? वो होता है a इंटू τ1, where τ is the time between two collisions and a is the acceleration due to electric field. All right, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले से कितनी वेलोसिटी थी? u1 वेक्टर।
लेकिन उसने वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट गेन कर लिया, कितना? एक्सेलरेशन इनटू टाउ 1। तो यह मिलके क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी। ऑल राइट। तो पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? v1 वेक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस a इंटू टाउ 1। सॉरी, तो u1 थी वो थर्मल वेलोसिटी थी, लेकिन थर्मल वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट जुड़ गया। दो कोलिजन्स के बीच में वो कंपोनेंट जुड़ा है, दो कोलिजन्स होने वाले थे, मतलब एक कोलिजन इधर एक कोलिजन इधर, उस टाइम के बीच में वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट ऐड हो गया, कितना? a टाउ 1, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। इसी प्रकार कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। सही बात है। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके लिए हम इक्वेशन लिखें, तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लिख सकते हैं vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू टाउ n। मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, मैंने वेक्टर साइन किसके ऊपर लगा दिया? टाउ के ऊपर, लेकिन टाउ तो कौन सी क्वांटिटी है? टाइम है। टाइम इज स्केलर, वेक्टर तो किस पे लगेगा? एक्सेलरेशन पे। ऑल राइट। तो आप ध्यान रखिए, मेरे से शायद जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। आइए, हमने v1 लिख लिया, v2 लिख लिया और vn लिख लिया। समझ में आई बात? ये u1 u2 un जो थी ये थर्मल वेलोसिटीज थी। इन सब थर्मल वेलोसिटीज में एक और कंपोनेंट ऐड हुआ है, a टाउ 1 हुआ है इसमें, a टाउ 2 हुआ है इसमें, a टाउ n हुआ है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन आया और उसने वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट दे दिया इलेक्ट्रॉन को, जो उसकी पुरानी वेलोसिटी u में जुड़ गया और नई वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? असलियत में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है vd वेक्टर, इट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज, v1 से लेके v2 कहां तक? vn तक। इन सबका एवरेज ही क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आइए इस एवरेज को निकालने की कोशिश करते हैं। vd वेक्टर बराबर, ध्यान से देखिए, v1 वेक्टर कितना है? v1 वेक्टर है u1 प्लस a टाउ 1। तो आइए लिखते हैं u1 प्लस a टाउ 1। v2 वेक्टर कितना होगा? u2 प्लस a इंटू टाउ 2। ऐसे ही सबको जोड़ लेंगे, un प्लस a इंटू टाउ n। बहुत शानदार। डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हम एवरेज कर रहे हैं। तो vd कितना मिलेगा? vd हमको मिलेगा, सबके u को एक साथ ले लेते हैं, u1 प्लस u2 कहां तक? un तक। तो यहां क्या बचा? a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 कहां तक? a टाउ n तक। और अपॉन में n है तो मैं n को अलग अलग लिख रहा हूं, एक n को यहां कर दे रहा हूं और एक n को यहां कर दे रहा हूं। आप एलसीएम लोगे वापस से वही आ जाएगा, टेंशन ना लें। ठीक। तो vd को हम और अच्छी तरीके से क्या लिख सकते हैं? u1 प्लस u2 कहां तक? un तक अपॉन में n प्लस a को बाहर कर लें तो अंदर क्या मिलेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 कहां तक? टाउ n अपॉन n। अब ध्यान से समझे बेटा, ये जो टर्म है ये है थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज। और याद कीजिए अपन ने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी जब बैटरी ना लगाते हैं उस केस में 0 पड़ी थी। ये वही थर्मल वेलोसिटीज ही तो है। थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज कितना आता है? 0। लेकिन जो कंपोनेंट गेन किए हैं वो ये रहे। ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस पूरी चीज को सारे टाउ 1 टाउ 2 टाउ n सबका एवरेज कर लिया तो एक चीज आई जिसको हमने बोला टाउ। टाउ इज कॉल्ड एज
रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, एवरेज टाइम। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी vd वेक्टर बराबर a इंटू टाउ, vd वेक्टर बराबर a इंटू टाउ। आइए, vd वेक्टर बराबर a इंटू टाउ यहां पे लिखा था अपन ने। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन हमने लिखा था माइनस ई बाय एम। माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, साथ में टाउ। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म, तो कैसा, सॉरी वेक्टर फॉर्म में तो पहले से ही है, इसी को हम काय में लिखें, स्केलर फॉर्म में। काय में लिखें, स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। स्केलर फॉर्म में, या और अच्छा शब्द क्या बोले, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड। स्केलर सही शब्द नहीं बोलेंगे अपन, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये हो गया ई टाउ बाय एम, जहां पर ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जनरेट हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है, l। तो अगर कंडक्टर की लेंथ l है और पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो vd इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप लिख सकते हो v बाय एल। तो यहां से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना मिला, ई टाउ बाय एम इंटू वी बाय एल। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब याद करिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन हम और जानते हैं, वी नो दैट आई, करंट आई कितना होता है, एन ई ए इंटू वी डी। ये हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसको ही तो डिराइव किया था। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई जो है इट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ वीडी फ्रॉम 1, पुट वैल्यू ऑफ वीडी फ्रॉम 1। तो 1 को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 में वीडी की वैल्यू थी ई टाउ बाय एम वी बाय एल, तो यहां पुट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए, क्या थी वैल्यू, ई टाउ बाय एम इंटू वी बाय एल। बहुत शानदार। तो ये कितना हो गया, आई इज इक्वल टू एन ई इंटू ई स्क्वायर, साथ में टाउ बाय एम, और इधर क्या आ गया, a बाय एल इंटू वी। इतना ठीक है। आइए अब हम एक काम करते हैं, करंट को नीचे ले जाते हैं और ml को उधर ले जाते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, ये ml इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ a, और साथ में कितना हो जाएगा, v बाय आई। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, ml अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए इज इक्वल टू वी बाय आई। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को ही बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर से। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी बाय आई, आर इज इक्वल टू वी बाय I, where R is equal to ml upon ne square tau a. This is nothing but Ohm's law. This is nothing but Ohm's law.
समझ में आई बेटा बात? यहां पर हम आर को और भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। आर कितना है? आर हमारा आया ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो आप ध्यान से अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रो। रो मतलब क्या? रेजिस्टिविटी। तो ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या बन गया? रो, साथ में एल बाय ए। ये वही एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस का, रो एल बाय ए, जो आपने पढ़ा था, जहां पर एल क्या होता है? एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना, वो अलग बात है। खैर, तो हमको अल्टीमेटली डिराइव क्या करना था? ओम्स लॉ, जो कि हम यहां पर कर चुके हैं। ऑलराइट, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें, आराम से नोट्स बनना है, डेरिवेशन ध्यान से देखें, क्लियर है बात, और इसकी प्रैक्टिस भी करें। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का, इसके आने के चांसेस हैं। ऑलराइट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।